नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आर की क्लासेस में। आज की टॉपिक में मानव निर्मित पदार्थ को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था अम्ल, क्षार एवं लवण। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक कवर हुए हैं उन सभी का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद का नोट्स बना सकते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रेशा कहता है कि रेशा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक रेशा एवं कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा की बात करें तो कहता है इसके अंतर्गत, प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत जूट एवं कपास को शामिल किया जाता है क्योंकि हमें ये प्रकृति से प्राप्त होता है। वहीं अगर कृत्रिम रेशा की बात करें तो कहता है कि मानव द्वारा निर्मित रेशा को कृत्रिम रेशा कहते हैं। आगे कहता है कि मानव के द्वारा निर्मित पहला रेशा जो है ये नायलॉन है। ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा क्या है? नायलॉन, जिसका मुख्य बहुलक एपिडिक अम्ल है। ध्यान रखिएगा, नायलॉन का मुख्य बहुलक क्या है? एडिपिक अम्ल। नायलॉन का मुख्य बहुलक एडिपिक अम्ल है। अतः एडिपिक अम्ल द्वारा ही नायलॉन को तैयार किया जा सकता है। दो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। दूसरा सवाल बन सकता है कि किस अम्ल के द्वारा नायलॉन को तैयार किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, एडिपिक अम्ल। बात करें रेयॉन की तो देखिए बहुत बार सवाल पूछा गया है। रेयॉन जो है ये सेलुलोज का बहुलक होता है। रेयॉन किसका बहुलक है? सेलुलोज का। और पॉलिस्टर अगर पूछ ले तो पॉलिस्टर जो है ये ईस्टर का बहुलक है। ध्यान रखना है, रेयॉन सेलुलोज का बहुलक है, पॉलिस्टर जो है ये ईस्टर का बहुलक है। मुख्य रूप से रेशा वगैरह का यूज़ कपड़े निर्माण में होता है। तो आपने सुना होगा रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सभी चीज़ जो है। आगे देखेंगे, प्लास्टिक की बात करेंगे। प्लास्टिक के भी दो प्रकार हैं, प्राकृतिक प्लास्टिक, कृत्रिम प्लास्टिक। प्राकृतिक प्लास्टिक मुख्य रूप से वह होता है जो लाह से निर्मित होता है। लैक्टस, पेड़ों के जो रस कह सकते हैं, लाह, उसे लाह कहते हैं। मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो चूड़ी, लहठी वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। लाह अनुसंधान केंद्र रांची में है। कृत्रिम प्लास्टिक की बात करें तो उसमें दो तरह के प्लास्टिक शामिल हैं। एक है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है उष्मा दृढ़ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वहीं अगर बात करें तो थर्मोप्लास्टिक की तो कहता है थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि वैसा प्लास्टिक जिसे कई बार गर्म करके पुनः जो है उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई प्लास्टिक जिसे आप गर्म करते हैं, उसका जो है आकार, शेप चेंज हो गया, फिर गर्म करते हैं, पुनः जो उसका आकार चेंज हो जाता है। तो इस तरह की प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण है पॉलीथीन। पॉलीथीन किस तरह का प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो जिसको गर्म करके उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण है पॉलीथीन। ये भी ध्यान रखिएगा, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इथिलीन का। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। इसी में एक टर्म आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन देखिए इथिलीन का बहुलक होता है। इसका उपयोग ना चिपकने वाली या बिना चिपकने वाली बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला में रखने वाला अम्ल, क्षार, बर्तन आदि बनाने में भी टेफ्लॉन का यूज होता है। कहता है कि टेफ्लॉन से बने बर्तन पर अम्ल एवं क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए लेबोरेटरी में इसका उपयोग ऐसे पात्र या ऐसे बीकर या ऐसे कह सकते हैं आप बोतल बनाने में होता है जिसमें कि टेफ्लॉन की एक लेयर होती है। क्यों? क्योंकि यह जो है अम्ल और क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा चीज़ है, खाना बनाने वाले बर्तनों में भी टेफ्लॉन होता है ताकि वह जो है इसमें तेलीय पदार्थ ना चिपके। और टेफ्लॉन जो है इथिलीन का बहुलक है।
आगे देखेंगे पीवीसी, जिसको कि कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा, पीवीसी किसका बहुलक है? विनाइल क्लोराइड का। बहुत बार सवाल ये सब पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा, घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पीवीसी किसका बहुलक है? तो ध्यान रखिए, पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। अब बात करेंगे उष्मा दृढ़ प्लास्टिक, जिसको कि बेकेलाइट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत बार सवाल पूछा गया है कि बेकेलाइट जो है किसका मिश्रण है। ध्यान रखिएगा, कहता है बेकेलाइट फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कि बेकेलाइट किसका मिश्रण है? फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड का। बेकेलाइट फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कुकर का हैंडल इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो सवाल अगर आपसे पूछ ले कि बेकेलाइट किसका मिश्रण है, तो फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड का। अगला है रबर। रबर को देखते हैं, कहता है यह भी दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक रबर एवं कृत्रिम रबर। आगे रबर पर बात करें उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। रेशा पढ़ा, जो कि दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा का प्रमुख उदाहरण है जूट एवं कपास। कृत्रिम रेशा की बात करें तो मानव के द्वारा निर्मित, और पहला जो रेशा है मानव द्वारा निर्मित, ये नायलॉन है, ध्यान रखिएगा। और नायलॉन को निर्माण करने में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह है अम्ल एडिपिक अम्ल। फिर हम लोगों ने देखा था रेयॉन। तो रेयॉन जो है ये किसका बहुलक है? सेलुलोज का। पॉलिस्टर ईस्टर का। फिर देखा हम लोगों ने प्लास्टिक, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में लाह से निर्मित प्लास्टिक, कृत्रिम प्लास्टिक में दो प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की बात जब हम लोग ने की थी तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करके उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण था इसका पॉलीथीन, और पॉलीथीन जो है ये इथिलीन का बहुलक होता है। इथिलीन से याद रखना है पॉलीथीन, और फिर इसी से याद रखना है टेफ्लॉन। इसका प्रयोग ना चिपकने वाले कढ़ाई बर्तनों में किया जाता है, और प्रयोगशाला में अम्ल क्षार रखने वाले बर्तनों में भी टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, क्योंकि यह जो है अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है। पीवीसी की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो बहुलक है वो होता है विनाइल क्लोराइड। फिर हम लोगों ने देखा था बेकेलाइट, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। बेकेलाइट के बारे में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यह जो है फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए क्या कहता है वीटल। वीटल क्या है? तो फॉर्मल्डिहाइड एवं यूरिया से बनता है। ध्यान रखिएगा, वीटल किससे बनता है? फॉर्मल्डिहाइड एवं यूरिया से। अब बेकेलाइट फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड से, ध्यान रखना है। कहता है वीटल से प्लास्टिक का कठोर बर्तन वगैरह जो है ये बनाया जाता है। प्लास्टिक का कठोर बर्तन वगैरह वीटल से बनाया जाता है। वीटल किससे बनता है? फॉर्मल्डिहाइड प्लस यूरिया। बेकेलाइट किससे बनता है? फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल। बात कर रहे थे हम लोग रबर की, तो कहता है प्राकृतिक रबर पौधा के लैक्टस से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बहुत बार ये सवाल जो है पूछा गया है। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। वहीं अगर कृत्रिम रबर की बात करें तो कहता है कृत्रिम रबर मानव निर्मित रबर होता है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे नियोप्रीन, ड्यूप्रीन इत्यादि। लेकिन आइसोप्रीन जो है ये आपको ध्यान में रखना है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। नियोप्रीन, ड्यूप्रीन ये सब क्या है? मानव निर्मित रबर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि नियोप्रीन, ड्यूप्रीन जो रबर है ये क्लोरोप्रीन का बहुलक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। सवाल आपको दो तरह से पूछा जाएगा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि नियोप्रीन या ड्यूप्रीन किसका बहुलक है, तो ध्यान रखना है क्लोरोप्रीन का। क्लियर है? कहता है रबर में सल्फर मिलाकर उसे कठोर बनाया जाता है, और इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। सवाल पूछा गया है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिए सल्फर का। एक और है थियोकॉल। कहता है
डाइक्लोरोइथेन एवं सोडियम पॉलीसल्फाइड का बहुलक है। कौन? थियोकॉल। ध्यान रखना है, थियोकॉल किसका बहुलक है? तो डाइक्लोरोइथेन एवं सोडियम पॉलीसल्फाइड। थियोकॉल का प्रयोग रॉकेट ईंधन प्रणोदक में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछ सकता है कि थियोकॉल जो है ये किसका बहुलक है? तो डाइक्लोरोइथेन एवं सोडियम पॉलीसल्फाइड। इसका यूज तो रॉकेट ईंधन में जो है ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसका? थियोकॉल का। अभी हम लोगों ने देखा था कि रबर में सल्फर मिला करके उसको मजबूत करते हैं और इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, वल्कनीकरण की खोज जो की थी चार्ल्स गुडियर ने की थी। एग्जाम में पूछा गया है, वल्कनीकरण की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडियर ने। अब बात करेंगे साबुन एवं अपमार्जक की। ध्यान रखिए, कहता है साबुन कई प्रकार का होता है, कठोर, मृदु। तो कठोर साबुन मतलब हार्ड सोप, इसको बनाने में कास्टिक सोडा NaOH, साबुन को कठोर साबुन बनाने में किसका यूज करते हैं हम लोग? कास्टिक सोडा NaOH का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा। एवं इसके साथ वनस्पति तेल का भी यूज करते हैं। कठोर साबुन का यूज या प्रयोग मुख्य रूप से कपड़ा धोने वाले साबुन के रूप में किया जाता है। 2 सवाल, कठोर साबुन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर है? यह सवाल आपसे पूछ सकता है कि कपड़ा धोने वाले साबुन में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा NaOH भी कहते हैं। वहीं मुलायम साबुन बनाने में कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है, अर्थात KOH। ध्यान रखिएगा, कपड़ा धोने वाला में कास्टिक सोडा, पुराने आज से 50 साल पहले लोग सोडा से कपड़ा साफ कर लेते थे। अब जो है तो आपको याद रखना है कि सोडा से कपड़ा साफ, अब पोटास से देह साफ। तो ध्यान रखिएगा, मुलायम साबुन अर्थात नहाने वाला साबुन, बाथिंग सोप, इसको बनाने में कास्टिक पोटास KOH का प्रयोग किया जाता है। और मुलायम साबुन का यूज हम लोग कब करते हैं? तो नहाने के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि पारदर्शक साबुन बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, तो ध्यान रखिए, पारदर्शक साबुन बनाने के लिए उसे अल्कोहल में धो करके गर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से साबुन जो है क्या होता है? पारदर्शक बन जाता है। कुछ साबुन जैसे है पियर्स वगैरह है, ये थोड़ा पारदर्शक होता है। तो ये कैसे बनता है? पारदर्शक साबुन बनाने के लिए उसे अल्कोहल में धो करके गर्म किया जाता है। आगे कहता है कि साबुन एवं पानी का कोलैडी विलयन माइसोल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल पूछ सकता है। साबुन एवं पानी का कोलैडी विलयन क्या कहलाता है? माइसेल कहलाता है। शैम्पू एवं शेविंग क्रीम बनाने में वनस्पति तेल एवं पोटासियम के लवण का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि अधिक झाग होता है। शेविंग क्रीम वगैरह हो गया या शैम्पू हो गया, इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग? पोटेशियम लवण का। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें अधिक झाग होता है और अधिक झाग होने के लिए रेजिन मिलाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर झाग जो है हुआ वो जल्दी से सूख नहीं जाए, इसके लिए उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। तो 2 बात हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या? साबुन के प्रकार, एक आप कह सकते हैं हार्ड साबुन, एक को कह सकते हैं सॉफ्ट साबुन, कठोर साबुन या मृदु साबुन। कठोर साबुन की बात करें तो इसका यूज जो है कपड़ा धोने में किया जाता है और कठोर साबुन के निर्माण में वनस्पति तेल एवं
कास्टिक सोडा NaOH का यूज किया जाता है। वहीं नहाने वाले साबुन में कास्टिक पोटास KOH का यूज किया जाता है। कहता है शेविंग ब्रश एवं उसमें शेविंग क्रीम में अधिक झाग उत्पन्न हो, इसके लिए उसमें मिलाते हैं रेजिन। फिर झाग हमारा जल्दी सूख नहीं जाए इसलिए मिला देते हैं ग्लिसरीन। बात करेंगे डिटर्जेंट एवं अपमार्जक की। डिटर्जेंट क्या है? तो कहता है अपमार्जक या डिटर्जेंट जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक पदार्थ है जो विभिन्न अपघटक द्वारा भी समाप्त नहीं होता है। मुख्यतः कहता है अपमार्जक दीर्घ श्रृंखला वाला सोडियम का सल्फोनिक लवण है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दीर्घ श्रृंखला वाला सोडियम का सल्फोनिक लवण को ही अपमार्जक कहते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक क्या है? तो दीर्घ श्रृंखला वाला लॉन्ग चेन वाला एक सोडियम का सल्फोनिक लवण होता है अपमार्जक। कहता है यह अपमार्जक जो है कठोर एवं मृदु जल, हार्ड एवं सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ झाग जो है उत्पन्न करता है, लेकिन साबुन जो है केवल सॉफ्ट वाटर के साथ ही हमें झाग देता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। जल के बारे में एक नोट में देख लीजिए। कहता है जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना एक यौगिक है। आगे कहता है कि आयतन के अनुसार हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ध्यान रखिएगा, H2O ये आयतन के हिसाब से। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान के अनुसार पूछ ले हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात, तो ये अनुपात 8 होता है। कैसे होता है ये आप देख लीजिए। H2O तो H में जो है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का जो है 16, तो ये हो गया 2 और 16 अर्थात 1:8। तो यहाँ दो बात हमें ध्यान में रखना है। आयतन के हिसाब से अगर हमसे पूछ ले तो ये हो गया 2:1 क्योंकि H2O। वहीं परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से पूछे तो हमें याद रखना है 1:8। कहता है कि शुद्ध जल में अशुद्धियां मिला देने पर उसका हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु दोनों ही कम हो जाता है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, उस समय हमारे दिमाग में चलता है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, तो फिर भगवान भरोसे एक आंसर लगा देते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, ध्यान में रखना है कि शुद्ध जल में अशुद्धियां अगर मिला देते हैं तो उसका हिमांक और गलनांक दोनों ही कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जल एकमात्र यौगिक है जिसका हिमांक बिंदु एवं गलनांक बिंदु दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और जल का सर्वाधिक घनत्व जो है ये 4 डिग्री पर होता है और सबसे कम 0 डिग्री पर होता है। लेकिन आयतन अगर पूछ ले तो सर्वाधिक आयतन 0 डिग्री पर और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री पर। ये सब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर से ध्यान में रखें। क्या देखा हम लोगों ने कि जल में जब हम लोग कुछ अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका हिमांक और गलनांक दोनों ही कम हो जाता है। चूँकि जल एकमात्र ऐसा यौगिक है जिसका हिमांक बिंदु एवं गलनांक बिंदु दोनों जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे कहता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री पर जबकि न्यूनतम घनत्व 0 डिग्री पर। 4 पर घनत्व सर्वाधिक, 0 पर न्यूनतम। इसके उलट आयतन है। आयतन क्या है? सर्वाधिक आयतन 0 पर और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री पर होता है। कहता है यदि जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसके आयतन में पहले कमी बाद में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, जबकि घनत्व में पहले वृद्धि बाद में कमी होती है। आयतन और घनत्व जो है जल के अनुसार वाइस वर्सा है। जल प्रवाह या द्रव्य के प्रवाह को वेंचुरी मीटर से हम लोग नापते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें
ये घनत्व हो गया, ये आयतन हो गया। तो हम लोगों ने देखा था कि घनत्व जो है न्यूनतम है, यहाँ पर 4 डिग्री पर मैक्सिमम है, आयतन यहाँ सर्वाधिक है और 4 डिग्री पर न्यूनतम है। अब देखें कि 0 से जब यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ से यहाँ जाते जाते यहाँ तो प्लस होगा, बढ़ जाएगा, फिर मैक्सिमम के बाद क्या हो सकता है, तो घटेगा ही। तो पहले बढ़ रहा है फिर बाद में घट रहा है। इसका जस्ट उल्टा आयतन में है। भारी जल या गुरु जल, सूत्र है D2O। कहता है कि भारी जल या गुरु जल के निर्माण में हाइड्रोजन की समस्थानिक ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी होता है। ध्यान रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होता है। कहता है जल 2 प्रकार का होता है, कठोर जल, मृदु जल। बात करें मृदु जल में तो कहता है कि मृदु जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का लवण नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट जो वाटर है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण नहीं होता है, इसलिए यह साबुन के साथ झाग भी उत्पन्न करता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा कठोर जल की अगर बात करें, हार्ड वाटर की बात करें, तो कहता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण पाया जाता है। चूँकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण पाया जाता है इसलिए इसको हार्ड वाटर, कठोर जल कहते हैं। और कठोर जल कभी भी झाग उत्पन्न नहीं करता। आगे बात करेंगे जल की कठोरता की। तो ध्यान रखिए, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता की अगर बात करें तो कहता है जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी की बात हो रही है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है और इस अस्थायी कठोरता को उबाल करके या छान करके दूर किया जा सकता है। सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है डैश। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। ठीक है। वहीं अगर बात करें स्थायी कठोरता की तो कहता है कि जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का क्लोरेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारा चीज़ मिला हुआ है। अस्थायी में बाइकार्बोनेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, लेकिन स्थायी में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट है, क्लोरेट है, नाइट्रेट है। ये सारी चीज़ इसमें मिले होते हैं, इसलिए ये जो है जल की कठोरता जो है स्थायी हो जाती है। जबकि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का केवल बाइकार्बोनेट रहे, बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिए बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट रहे तो अस्थायी। वहीं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का क्लोरेट, सल्फेट, नाइट्रेट ये सब रहे तो स्थायी कठोरता। कहता है कि स्थायी कठोरता को परम्यूटेट विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है और इस विधि में जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। सवाल आपसे पूछ सकता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने हेतु परम्यूटेट विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है जियोलाइट। सवाल आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस विधि के द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, परम्यूटेट विधि के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है सीमेंट। सीमेंट के बारे में कहता है कि विश्व का सर्वप्रथम सीमेंट जो खोजा था, ये खोजा था जोसेफ स्पेडिन ने। सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ स्पेडिन ने। रेलवे का ये पहले काफ़ी फेमस क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा, जोसेफ स्पेडिन ने। इसके द्वारा
सीमेंट की खोज की गई और जो पहला सीमेंट बनाया गया इसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज या पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण जोसेफ स्पीडिन ने किया था। अब हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि सीमेंट के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। तो प्रदीप सर का बहुत बढ़िया ट्रिक है, चूसिए आम जी। चूसिए आम जी। चू से चूना पत्थर, सी से सिलिका, ए से एल्यूमिना, आ से आयरन ऑक्साइड, म से मैग्नीशियम, जी से जिप्सम। सीमेंट का संघटक या सीमेंट किसका मिश्रण है? तो चूसिए आम। चू से चूना पत्थर, सी से सिलिकन, ए से एल्यूमिना, आ से हो गया आयरन ऑक्साइड, म से मैग्नीशियम और जी से जिप्सम। अब ये सारे चीज़ क्यों मिलाए जाते हैं, इनके यूज़ को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कहता है कि एल्यूमिना का प्रयोग सीमेंट को जल्दी जमने के लिए किया जाता है। अर्थात सीमेंट को जल्दी जमने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एल्यूमिना का। वहीं जिप्सम का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि सीमेंट जो है ये देर से जमे। ध्यान रखिएगा, सीमेंट को जल्दी जमाने के लिए एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा दी जाती है। ऐसे जनरल सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि सीमेंट जो है थोड़ा देरी से जमे। ये सवाल पूछा गया है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? तो जमने की दर को घटाने के लिए। आगे कहता है चूना पत्थर CaO का प्रयोग सीमेंट में आने वाली दरार से बचाने के लिए किया जाता है। सीमेंट में जो दरार आ जाती है उसको बचाने के लिए चूना पत्थर का यूज़ हम लोग करते हैं। वहीं सिलिका क्यों मिलाया जाता है? तो सिलिका का प्रयोग मजबूती के लिए किया जाता है। तो सवाल अगर आपसे पूछ ले कि सीमेंट में मजबूती के लिए क्या मिलाया जाता है? सिलिका। सीमेंट में आने वाली दरार को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? चूना। सीमेंट देरी से जमने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सीमेंट जल्द से जल्द जमे इसके लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिना। आगे कहता है मजबूती के लिए सिलिका है। सीमेंट में आयरन ऑक्साइड का प्रयोग कठोरता के लिए मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मजबूती के लिए सिलिका और कठोरता के लिए आयरन ऑक्साइड। कहता है यदि किसी सीमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो उसकी मजबूती कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, सीमेंट उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को श्वेत फुसफुस या वाइट लंग डिजीज होता है। ध्यान रखिएगा, सीमेंट उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति मुख्य रूप से किस रोग से प्रभावित होते हैं? और यही रोग कपास के क्षेत्र में कार्य करने वाले भी इसी रोग से प्रभावित होते हैं, वाइट लंग डिजीज। अगला है कांच। कांच क्या है? तो यह सवाल भी पूछा गया है। कांच जो है एक सुपर कूल्ड या अतिशीतक द्रव्य है। कांच क्या है? सुपर कूल्ड अतिशीतक द्रव्य है। कांच एक पारदर्शक पदार्थ होता है। यह जो है रवेदार नहीं होता, अर्थात अक्रिस्टलीय या बेरवेदार होता है। ध्यान रखना है, कांच का अलग अलग रंग उसमें विभिन्न प्रकार के धातु के ऑक्साइड एवं सिलिकेट के मिलाने से होता है। सवाल अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कांच के अलग अलग रंगों का कारण क्या है, तो वो है धातु का ऑक्साइड एवं सिलिकेट। ये अलग अलग रंगों का प्रमुख कारण है। जैसे कि सवाल पूछ ले कि कांच का चटक लाल रंग जो है ये किस कारण से होता है, तो कैडमियम सल्फाइड के कारण। कैडमियम सल्फाइड ये याद करना इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। चटक लाल रंग कैडमियम सल्फाइड। लाल रंग क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। लाल रंग क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। हरा रंग फेरस। हरा रंग ग्रीन, ऐसे याद कर सकते हैं, RQ ABCD में RQR होता है ना, RQ। ग्रीन रंग
फेरस के कारण, ठीक है, फेरस ऑक्साइड के कारण। लाल रंग क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। चटक लाल रंग कैडमियम सल्फाइड के कारण। फिर कहता है कांच का पीला रंग, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। पीएफ, पीएफ कट रहा है किसी का, और जीएफ ग्रीन जो है फेरिक, ये याद रख सकते हैं आप। फिर कहता है नीला रंग, नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, नीला कोबाल्ट। नारंगी सिलिनियम ऑक्साइड के कारण, नारंगी सिलिनियम ऑक्साइड के कारण, नारंगी जो है सिलिनियम ऑक्साइड के कारण होता है। और पिकॉक ब्लू क्यूप्रिक, पिकॉक क्यूप्रिक लवण के कारण। कांच का पीला रंग जो होता है, ये पिकॉक ब्लू रंग जो होता है, ये किस कारण से होता है? क्यूप्रिक लवण के कारण। तो कांच में अलग अलग रंग किसके कारण होता है, ये हमें जरूर से याद करना है। बात करेंगे कांच के प्रमुख प्रकारों की, तो क्या है? सोडा कांच या मृदु कांच। कहता है सोडा कांच या मृदु कांच का उपयोग ट्यूबलाइट बनाने में व दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु बनाने में होता है। तो ध्यान रखिए, ट्यूबलाइट के निर्माण में सोडा कांच या मृदु कांच अर्थात सॉफ्ट कांच का प्रयोग होता है। जैसे ग्लास वगैरह भी होता है, हार्ड ग्लास नहीं, सजावटी ग्लास वगैरह बनाने में भी जो है सोडा कांच या मृदु कांच का यूज किया जाता है। अगला है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का उपयोग विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन का लेंस इत्यादि बनाने में किया जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का। अगला है क्राउन कांच। क्राउन कांच का प्रयोग चश्मा का लेंस बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चश्मा का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? क्राउन कांच। क्राउन कांच चश्मा का लेंस। कहता है कि सूर्य क्रुक्स कांच की अगर बात करें, क्रुक्स कांच जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, इसलिए क्रुक्स कांच का प्रयोग धूप चश्मे या धूप के चश्मे को बनाने में किया जाता है। तो सवाल अगर आपसे पूछ ले कि धूप के चश्मे को बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? क्रुक्स कांच का। क्राउन कांच का यूज क्या था? तो चश्मा का लेंस बनाने में। फ्लिंट कांच का विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन ये सब बनाने में। मृदु कांच, सॉफ्ट कांच का क्या? तो सजावटी ग्लास, ट्यूबलाइट। अगला है फोटोक्रोमेटिक कांच। ध्यान रखिएगा, फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है ये सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। ये इसमें इसका यूज किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का। अगला है पोटास कांच या कठोर कांच। तो इसका उपयोग अधिक ताप पर गर्म करने वाला कांच का बर्तन बनाने में किया जाता है। तो ऐसा कांच जिसको हम लोग ज़्यादा तापमान पर गर्म कर सकते हैं, तो उस तरह के बर्तनों को बनाने में पोटास कांच या कठोर कांच का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा। पायरेक्स, पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरणों को बनाने में किया जाता है। बीकर वगैरह बनाने में या नली, पाइप नली वगैरह बनाने में पायरेक्स कांच का यूज करते हैं। प से पायरेक्स, प से प्रयोगशाला। अगला है सीसा कांच या क्रिस्टल कांच। इसका उपयोग कीमती कांच के बर्तन, उपकरण, झूमर, ग्लास इत्यादि बनाने में किया जाता है। क्रिस्टल कांच जो है ये पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड एवं सिलिका का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड एवं सिलिका का मिश्रण है ये। तो ये हो गया अपना मानव निर्मित प्रमुख पदार्थ। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।